कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। फाउंडेशन के बाद हम देखते हैं कि वारन हेस्टिंग्स के टाइम से ही, यानी जब डुअल गवर्नमेंट का आगाज़ होता है तो कंसोलिडेशन के लिए भी स्टेप्स लिए जाते हैं। अब देखिए, सिर्फ ये नहीं था कि अब जो टेरिटरी ऑलरेडी ब्रिटिश कंट्रोल में आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आई है, वहाँ कंसोलिडेट किया जाए, बल्कि मतलब और टेरिटरी को भी कंट्रोल में लाया जाए, और जो टेरिटरी कंट्रोल में लाई गई है उसमें इंटरफेरेंस का इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ क्योंकि लगातार वार एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, तो जो होम गवर्नमेंट यानी जो इंग्लैंड में लोग बैठे थे वो दे वर नॉट सपोर्टिंग द वार्स, यानी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे वार्स लगातार जंग के बाद जंग लड़ रही थी, तो दे वर नॉट इन फेवर ऑफ वेजिंग वार्स। सो अब उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी चाहिए थी कि एक्सपेंशन भी हो, कंसोलिडेशन भी हो, लेकिन उसका कोई एक्सपेंडिचर ना पड़े ब्रिटिश एक्सचेकर पे, या जो कंपनी की जो यहाँ पे मतलब जो प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू कलेक्शन है, उस पे कोई असर ना पड़े। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस टाइम जो फ्रांस का राइज होता है नेपोलियन के अंडर, तो नेपोलियन लगातार एक थ्रेट बन के इस टाइम में उभरता है ब्रिटिश एम्पायर के लिए। तो नेचुरली उसका डर यहाँ, क्योंकि वो इजिप्ट तक आया था, उनको डर था कि शायद वो इंडिया पे भी हमला कर दे, और इंडिजिनस स्टेट्स टीपू सुल्तान ने पहले ही मतलब उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाए थे, तो शायद इंडिया के कुछ रूलर्स उसके साथ अलायंस में आ जाए। सो नेचुरली ये इंडिया को नेपोलियन से सेफ रखना था। और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुरू होती है और पॉलिसी बनती है, चाहे वो एजुकेशन की पॉलिसी हो, सोशियो कल्चरल पॉलिसी हो, या फिर जो कम्युनिकेशन या कल्चर के रिलेटेड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी हो। अब देखिए, कंसोलिडेशन में या आप इससे एक्सपेंशन भी होता है, और दो बड़ी अहम मतलब पॉलिसीज यहाँ हमारे सामने है। एक है सब्सिडियरी अलायंस। तो सब्सिडियरी अलायंस ये जो मतलब एक अहम इसने पार्ट प्ले किया कि ब्रिटिश जो टेरिटरी है उसमें इजाफा भी हो, कंसोलिडेशन भी हो, और जंग के बगैर, यानी जो जंग करने से खर्चा पड़ता था ब्रिटिश एक्सचेकर पे या कंपनी पे, तो उसके बगैर एक्सपेंशन हो, कंसोलिडेशन हो। तो ये अलायंस एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फिर इंडियन स्टेट्स इनके दरमियान थी। लेकिन सब्सिडियरी ये तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इट वाज सबऑर्डिनेट, यानी यहाँ पे हिंदुस्तानी जो रियासतें थी वो सबऑर्डिनेट मातहत थी, सबऑर्डिनेट पोजीशन में थी, ऑक्सिलरीज थी। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक उसका पीरियड आता है। तो यही उसके सामने था, ऑब्जेक्टिव था कि एक तो एक्सपेंशन हो विदाउट वार्स, यानी जंग लड़े बगैर ब्रिटिश टेरिटरी में इजाफा हो, और जो नेपोलियन का थ्रेट था उसको खत्म किया जाए। अब देखिए, उसने कोई ये सब्सिडियरी अलायंस उसने मतलब इन्वेंट नहीं की, इजाद नहीं की। हम देखते हैं इंडियंस के साथ जो अलायंस बन रही थी वो फ्रेंच डुप्लेक्स ने भी शुरू की थी, और फिर अवध के साथ भी इससे पहले हुई थी, 1765 में अवध के साथ भी हुई थी। अब उसने क्या किया कि इसको सिस्टमाइज किया, एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में इसको सामने लाया वेलेस्ली। हम देखते हैं कि वो इसके फीचर्स पढ़ने के साथ ही समझ आता है कि जो एक स्टेट जो सब्सिडियरी अलायंस इन्हें साइन करे ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो अब उसको क्या करना है कि सब्सिडियरी फोर्स वाज परमानेंटली स्टेशनड विद इन द फ्रंटियर ऑफ द अलाइड स्टेट, यानी उसके जो आप समझे बॉर्डर के इलाके हैं उसमें इनको परमानेंटली जगह देनी है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स को। फिर जो बिगर स्टेट है उसको टेरिटरी, यानी उसमें बिगर स्टेट को टेरिटरी देनी थी जहाँ पे परमानेंटली स्टेशन करेंगे, यानी रुकेंगे ब्रिटिश सोल्जर्स, और फिर फुल सॉवरेनिटी उनको दी जाएगी, यानी उन पे किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा वहाँ पे। सिमिलरली जो स्मॉलर स्टेट थी उसको क्या करना था, उसको एक ट्रिब्यूट यानी एक रकम, एक अमाउंट पे करनी थी, ताकि वो उसको कह दे कि हम आपका डिफेंस करेंगे या जो ट्रूप्स रेज करेंगे।
अब देखिए एक और फीचर जो इसका था वो ये था कि सब्सिडियरी स्टेट वाज नॉट टू नेगोशिएट विद एनी पावर, यानी कोई भी पावर हो चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द कंपनी गवर्नमेंट, यानी एक्सटर्नल रिलेशंस पूरा उनको सरेंडर करनी थी जो कि सब्सिडियरी अलायंस साइन करे। अब देखिए इससे तो ना तो इंडियंस में अब इसके बाद यूनिटी का कोई इम्कान था और ना ही कोई चांस था दैट इंडियंस वुड एंटर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट विद एनी फॉरेन पावर, जिस तरह मैंने फ्रांस में नेपोलियन पे बात की। अब देखिए एक और बात इसमें अहम है कि दैट द सब्सिडियरी स्टेट जो इस अलायंस साइन करे, नो यूरोपियन कुड बी टेकन इनटू सर्विस विदाउट ब्रिटिश कंसेंट, यानी जब तक ब्रिटिशर्स इसमें आपको इजाजत ना दे आप किसी को भी मुलाजमत के लिए नहीं रख सकते, चाहे वो किसी भी हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो वगैरह, आर्मी में हो, तो ब्रिटिश कंसेंट के बगैर आप किसी यूरोपियन को सर्विस में नहीं ले सकते और फिर परमानेंटली एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनके यहाँ रहेगा। अब देखिए उसके बाद कंपनी ने गारंटी दी हम आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको एक्सटर्नल थ्रेट से बचाएंगे। तो नेचुरली उनका ये था कि नेपोलियन के साथ इनके ताल्लुकात ना बढ़े या किसी एक्सटर्नल पावर के साथ, और इंटरनली यही कि हमें मौका मिलेगा यहाँ पर रेजिडेंट के जरिए इंटरफेयर करने का। अब देखिए एक ये तो जनरल इसके फीचर्स है, कुछ वेरिएशंस है जब इंडिविजुअल स्टेट्स के साथ ये साइन हुए आर्टिकल्स में कुछ वेरिएशन थोड़ी बहुत है। अब देखिए एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की कंपनी ने बिल्कुल हिंदुस्तान के पैसों से ही, इसके जरिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं रहा। अब इसी के साथ अब देखिए कि जो इंडिजिनस यहाँ पे नेटिव स्टेट्स उनको डिसआर्म किया गया, यानी खुद ब खुद वो हथियार उन्होंने डाल दिए। ये पैरामाउंट पावर बन गई क्योंकि जब दो स्टेट्स के दरमियान आपका डिस्प्यूट है तो ये फैसला करेंगे, तो इनको बहुत फायदे हुए। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बारे में इनको इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रही और हम देखते हैं कि इंडियन स्टेट्स धीरे धीरे होके यहाँ पे देखती है कि इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है क्योंकि यहाँ पे लगातार इंटरफेरेंस बढ़ती है। अब देखिए 1798 में निजाम ऑफ हैदराबाद ने पहले इसको साइन किया, मैसूर ने 1799 में टिप्पू सुल्तान की डेथ के बाद, तांजोर ने 99 में, इसी तरह अवध ने 1801 में। फिर हम देखते हैं जो राजा था बिरार का, इसने इसी के साथ शिंदिया ने 1804, पेशवा ने इससे पहले 1801 में की थी। फिर राजपूत स्टेट जैसे जोधपुर, जयपुर, भारतपुर वगैरह, तो पूरा ये जो राजपूताना का इलाका है और फिर जो बड़ी बड़ी अवध जैसी स्टेट्स यहाँ जो मराठा पेशवा था, इन सब ने ये साइन किया। तो नेचुरली बहुत फायदा इससे एक्सपेंशन में भी हो और कंसोलिडेशन में भी हो, और बिल्कुल पैसा खर्च किए बगैर यानी जंग लड़े बगैर आपने हिंदुस्तान पे कब्जा किया। अब इसके दौरान यानी जो सब्सिडियरी अलायंस और जो उसके बाद डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है, उसके दरमियान हम देखते हैं कि मराठास को हराया गया, पंजाब बैटल्स हुए यानी पंजाब को एनेक्स किया गया। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस टाइम में कि बर्मा वारस फाट की तो लगातार एक्सपेंशन जंगें लड़ी जा रही थी। अब इसमें एक अहम है डलहौजी का, तो उनका जो मशहूर है वो तो बड़े एनेक्सिस्ट है उनका बहुत, यानी अगर आप 1857 का रिवोल्ट देखिए तो उसके कंटेम्परेरीज ने ये लिखा है कि इसका बड़ा रोल था इसकी पॉलिसीज का। अब उसका एक जो उसकी मशहूर पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखिए ये किसके रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द अडॉप्शन ऑफ सन, यानी इन केस ऑफ लीनियर फेलियर, यानी अगर किसी हिंदू के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता तो वो एक मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग यूजेज थी कि इट वाज सैंक्शनड बाय रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कि वो एक सन अडॉप्ट कर सकता था अगर उसका कोई मेल बच्चा ना हो तो उसको थोड़े बहुत राइट्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म करने थे, उसके बाद वो अडॉप्शन कर सकता था। लेकिन अब ये किसका राइट है, किंग की परमिशन वगैरह, तो इस पे भी बड़ा डिबेट है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अब देखिए 1825 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि सॉवरेन प्रिंसेस हैव राइट टू अडॉप्ट ए सन, अगर उनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता तो वो किसी को गोद ले सकते हैं यानी वो अडॉप्ट कर सकते हैं।
1826 से 1848 के दरमियान 15 ऐसे केसेस आ गए जहां एक हिंदू राजा ने एक लीनियल फेलियर हुआ और उन्होंने एक बच्चा गोद दिया, ने सन अडॉप्ट किया। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे जालोर 1840, कालोबा 1841, उससे पहले झांसी 1835, जहां पे परमिशन नहीं दी गई कि आप एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो। अब 1837 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा इस क्वेश्चन को डिटेल डिस्कस किया था, जब राजा तेज सिंह बहादुर जो ओरछा का था उसने परमिशन मांगी थी कि मैं ये जो एक बेटा अडॉप्ट करना चाहता हूँ। अब जब डलहौजी यहाँ आता है तो डलहौजी, अब इसको क्या कहें, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसके टाइम में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ ये लीनियर यानी बच्चा पैदा नहीं हुआ एक राजा का। तो वो तो एनेक्सिस्ट थे ही, यानी वो इसी में हमेशा रहते थे कि कैसे मौका मिले कि किसी बहाने से टेरिटरी पे कब्जा करे। अब देखिए, वो बिल्कुल ये कहता था कि जो मुगल एम्पायर है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक शैम रॉयलिटी है अभी तक, यानी एक आर्टिफिशियली मुगल पावर को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ प्रिंसेस जो है तो जो अपने आप को डिसेंडेंट्स मुगल एम्पायर के कहते हैं, वो मुगल एम्पायर की सॉवरेनिटी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सो ही यूज्ड टू से दैट आई वांट टू टेयर द मास्क ऑफ मुगल सॉवरेनिटी, तो बिल्कुल इसको खत्म करे, ये इसी के जरिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, यानी अलायंस इनकी पैरामाउंट उसको मार रहे हैं हमारे होते हुए यहाँ पे। अब डलहौजी ने क्या किया कि उसकी मिनट्स मुख्तलिफ, यानी जिसमें उन्होंने डिटेल इस पर डिस्कस किया है कि उसकी पॉलिसी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो उसने स्टार्ट नहीं किया, इन्वेंट नहीं किया, लेकिन उसने इसको एक जनरल रूल बनाया। अब हम जब उसके मिनट्स पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है दैट ही क्लासिफाइड इंडियन स्टेट्स इनटू 3 टाइप्स। एक वो कहता था कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दीज वर नेवर सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ना तो इन्होंने कभी हमें पैरामाउंट पावर माना है और ना ये कभी हमारे अंडर रहे हैं। उसके बाद है ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उसके बाद है सबऑर्डिनेट एंड ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, तो वो जो हमें पैरामाउंट पावर मानती है या जो हमें ट्रिब्यूट देती है इन प्रेजेंट, अगर मुगल एम्पायर या मराठा पेशवा भी मौजूद थे लेकिन हमें पैरामाउंट मानते हैं, सबसे बड़ा पावर। उसके बाद ऐसी स्टेट्स है जो हमने क्रिएट की है, ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की है। अब देखिए, डलहौजी साफ इसमें था कि जो पहली जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है जो हमें कभी पैरामाउंट पावर मानी ही नहीं, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम वहाँ इंटरफेरेंस करें, सो दे हैड राइट टू अडॉप्ट ए सन। लेकिन जो सेकंड है उनको हमारी इजाजत लेनी जरूरत है, यानी जो हमें पैरामाउंट पावर मान रही थी अभी तक। तो ये जो आप देखिए कि हमें पैरामाउंट पावर मानने वाली, उनको हमारी परमिशन की जरूरत है। और जो थर्ड कैटेगरी है, बिल्कुल वहां एडॉप्शन को हम मतलब किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे, यानी दैट वुड लैप्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो हमने क्रिएट की है और बिल्कुल वो हमारी तरफ वापस होकर आएगी। अब ये देखिए, एक अहम बात उसने ये कही कि एक राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दूसरी उसकी गद्दी है यानी थ्रोन है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसको अडॉप्ट कर सकता है वो कोई भी, तो उसको इनहेरिट कर सकता है, लेकिन जहां तक उसकी सोवरेनिटी है, जहां तक उसकी यानी जो ये सक्सेशन टू गद्दी थ्रोन है, तो ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, ये बिल्कुल वापस चली जाएगी, नहीं लैप्स हो जाएगी। तो इस वजह से उसने बहुत सारी स्टेट्स को अपने कंट्रोल में, हम सतारा को 1848, जयपुर और संबालपुर 49, बागात 1850, उसके बाद इसी तरह से उदयपुर 1852, फिर झांसी का केस आता है 1853, फिर नागपुर का आता है 1854। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि एक करौली एक जगह है जहां पे वो राइट यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने ये उसको इजाजत नहीं दी इसको, हालांकि उसने केस यहाँ पे भी बनाया था कि ये भी मतलब लैप्स हो जाएगी, लेकिन उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी। उसमें 1860 यानी जब उसके बाद एक अहम औकात हम झांसी को देखते हैं, हम वो वहाँ जगदीशपुर में देखते हैं,
हम पेशवाज को देखते हैं जो बहुत जिन्होंने रिवोल्ट में हिस्सा लिया, तो इस वजह से उनका एक बड़ा एक ग्रीवियंस ये भी रही थी। 1860 में चार्ल्स वुड ने कहा कि दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कंसीड दिस डिमांड ऑफ द नेटिव प्रिंसेस, इनको इजाजत देनी चाहिए कि एक अडॉप्ट करे बच्चों को, मेल को। अच्छा, फीमेल जो थी तो वो इनहेरिट नहीं प्रॉपर्टी कर सकती थी, दे कुड नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी, तो इस वजह से मेल इशू का मसला इसमें था। अब इसके साथ साथ उसने जो एबॉलिशन ऑफ डिग्निटरी टाइटल्स, यानी मुगल एम्पायर को उसने कहा था कि मैं इनको अब ये टाइटल इस्तेमाल नहीं करने दूंगा बादशाह का। इसी तरह से पेशवाज पे फिर उनने वो कार्नेटिक तांजोर वगैरह में भी ऐसा किया। पेंशन स्टॉप की, जैसे मुगल एम्पायर का, मराठा पेशवा का, तो उनकी पेंशन भी खत्म की। अच्छा, अवध क्योंकि वहां पे ऐसा कोई चांस नहीं बनता था इसको इस वजह से एनेक्स करने का, तो वहां उसने माल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वहां का नवाब जुल्म कर रहा है, वो ठीक तरीके से हुकूमत नहीं चला रहा है, तो उस प्रिटेक्स्ट पे उसको एनेक्स किया। तो ये 1857 तक होके आता है, यानी ये दो सब्सिडियरी अलायंस हो, डॉक्ट्रिन अप्लाई, उसके दरमियान जंगे भी हुई और फिर पॉलिसीज बनी, जिसपे मैं रिफॉर्म वगैरह पे नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं पूरा कंसोलिडेशन होता है और फिर वहां पे रेबेलियन होता है। यहाँ पे भी रिवोल्ट्स होते हैं, लेकिन फिर एक बड़ा रेबेलियन 1857 में होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं रिफॉर्म पे बात करूंगा, उसके बाद में रिवोल्ट्स पे बात करूंगा। इसी पे आज इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।